सामने वाला जो भी है, मतलब आप अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंट लाओ कि आई एम द बेस्ट। मैं हर बार वॉच लेके जाता था सीसैट में, टाइम देता था, अरे इतने क्वेश्चन हुए, तो फिर फ्रीयर क्रिएट होता था। जो आने वाले क्वेश्चन भी थे वो मैं गलत कर लेता था। हिमाचल देता था सेंटर, ठंड में जाके उधर मई जून में, वो भी उधर ही आता था बेंगलुरु से। वो एग्ज़ाम से पहले ड्रिंक करके जाता था प्रीलिम्स देने, और मैं डरा हुआ नहीं सकते ना सर, डिस्टर्ब हो रहा है सर, आप बैठो ये तो नहीं कर सकते ना, आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है, जो वो आंसर दे रहे हैं उनको अच्छे से प्रेजेंट करो, एनालिसिस करो, प्रीलिम्स और मेंस के दोनों। फिर उसके ऊपर आप मतलब सिलेबस पे प्रायोरिटाइज करो कि कौन से एरिया से ज़्यादा इनका फोकस है। हाँ नहीं, देखो क्या होता है ना, आप अटेम्प्ट पे इतना फोकस क्यों हो, देखो वही चीज़ होता है आपको। क्योंकि ये क्यों आपको मैं पूछा, ये थोड़ा सा आप पर्सनली मत लेना, क्योंकि ना आप एक माइंड में परसेप्शन बना दोगे, यार ये सर बैठे हुए इनको इतना अटेम्प्ट लगा है तो मुझे भी लग सकते हैं, ये भी लग सकते हैं, आपको फियर क्रिएट होगा। सोचो ही मत ना, मेरे बारे में सोचो ही मत आप। मेरा नहीं, आप फिर से मैं वही बोल रहा हूँ, मैं इतना आरोगेंट पे भी नहीं हूँ, आपको समझ में आ जाएगा ये, क्योंकि उस फेज से मैं गुजरा हूँ। सामने वाला बंदा या फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल रहा हो, या वो 5 साल में भी निकाल रहा हो, 21 साल में भी निकाल रहा हो, उसके बारे में सोचो ही मत आप ये माइंड में रखो कि मेरा प्रिपरेशन क्या है, मैं कैसे ये कर सकता हूँ। ये आप बिना चाहे भी आपके अंदर ये फियर क्रिएट करेगा, ये समझो आप। यही हो रहा है बच्चों के साथ, अटेम्प्ट जानो ही मत ना। हाँ वो पूछो, मैं वही बोल रहा हूँ। और ये भी आपके लिए सजेशन है कि सामने वाला जो भी है, मतलब आप अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंट लाओ कि आई एम द बेस्ट। ये नहीं कि उसको ओवर कॉन्फिडेंस में लाना है, मैं बेस्ट हूँ और उसके लिए एफर्ट्स लगाना है। उसको आप इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हो कि टेस्ट सीरीज लिख के, टेस्ट देख के, ठीक है। और मिस्टेक की बात डायरेक्ट पूछो ना, मिस्टेक क्या किया आपने। हाँ, तो ये जो बता रहा ना, ये सारा मैंने मिस्टेक किया हुआ है। कि आप फाउंडेशन अभी स्ट्रॉन्ग कर लो। जैसे कि किसी को होता है प्रीलिम्स में स्टिक करते हो, उनका प्रीलिम्स ही निकल नहीं रहा होता है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, वो टेस्ट सीरीज यहाँ पे देते, उनका 120 130 मेंस में मार्क्स आते हैं, लेकिन उनका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा होता है, ठीक है। तो आपके साथ क्या हो रहा है मुझे नहीं पता चलेगा ना, आप जैसे प्रिपरेशन में जाओगे तब आपको पता चलेगा। मेरे 3 साल सीसैट नहीं निकला था, मेरा 110 120 ऐसे मार्क्स आते थे जीएस में, मुझे पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा है। फिर मेरे अंदर वो सीसैट का फियर आ गया, समझ रहे हो ना। फिर मैं सोचा ऐसे तो काम नहीं बनेगा। फिर मैंने सीसैट क्लियर करने के लिए अपने आप को इतना मेंटली स्ट्रांग बनाया, मैं हर बार वॉच लेके जाता था सीसैट में, टाइम देता था, अरे इतने क्वेश्चन हुए, तो फिर फ्रीयर क्रिएट होता था। जो आने वाले क्वेश्चन भी थे वो मैं गलत कर लेता था। जिस बार मेरा इंटरव्यू आया ना, उस बार मैं वॉच कुछ नहीं, घड़ी, मैं ये सोचता था यार जिस हॉल में मैं बैठा हूँ उधर भी घड़ी ना हो सीसैट के पेपर में, क्योंकि मैंने अपने आप को रियल मतलब टेस्ट सीरीज के थ्रू प्रैक्टिस कर दिया था कि मेरा इसीलिए सीसैट नहीं निकल रहा था कि टाइम देख के मेरे अंदर वो फियर क्रिएट हो रहा था कि इतने टाइम में मेरे इतने ही एग्जाम हुए, मतलब क्वेश्चन हुए, और कब मैं ये करूँगा वो 28 का क्वेश्चन क्रॉस। तो आपके लिए कोई भी फियर फैक्टर हो सकता है, उसको आप जानो। किसी के लिए आंसर राइटिंग एक फियर है, ठीक है ना, आपका क्वालिटी आप उसको जानो, फिर आपका हो सकता है, ठीक है ना। ये जो हम प्रीलिम्स की टेस्ट लेते हैं तो उसमें एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस करें क्वेश्चंस की, या फिर ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें? ये भी अगेन सब्जेक्टिव है। अभी मतलब इसको मैं आंसर करने से पहले एक केस स्टडी बताता हूँ। मेरा एक दोस्त था, अभी यूएसए गया वो, मतलब वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, उसका मैथ सब मतलब अच्छा था, वो फाउंडेशन बहुत स्मार्ट था, लेकिन वो हार्ड वर्क कम करता था। हम दोनों क्या करते थे, इधर गर्मी बहुत होता था, मैं हिमाचल देता था सेंटर, ठंड में जाके उधर मई जून में, वो भी उधर ही आता था बेंगलुरु से। वो एग्ज़ाम से पहले ड्रिंक करके जाता था प्रीलिम्स देने, और मैं डरा हुआ, उसका हर बार प्रीलिम्स निकलता था, मेरा सीसैट नहीं निकलता था। वो सीसैट का बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करता था। तो यही है, मतलब वो क्या करता था, 100 आउट ऑफ 100 अटेम्प्ट करता था, मैं अटेम्प्ट करता था 73 72,
मेरा एक्यूरेसी था, क्योंकि मैं साल भर पढ़ाई करता था। उसने वो हैक कर दिया था कि प्रीलिम्स कैसे निकालना है, उसका हर बार प्रीलिम्स निकलता था विद सीसैट। मैं रोता था यार मेरे 110 120 आ रहे हैं, सीसैट मेरा नहीं निकल रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप अपने आप को जानो, मतलब ये होगा प्रोसेस के थ्रू कि कितने अटेम्प्ट करना है क्या है। और मैं 73, ऐसा नहीं कि मैं 73 या 80 अटेम्प्ट कर रहा हूँ, या मेरे पूरे मतलब क्वेश्चन मुझे आते थे, जहाँ पे जिस एरिया में मुझे आता था वहाँ पे मैं अटेम्प्ट करता था। जो क्वेश्चन मुझे लगे यार इसमें मुझे बिल्कुल पता नहीं है, वो मैं अटेम्प्ट छोड़ता था। मतलब कहने का ये मतलब है आप मॉक टेस्ट में अपने आप को टेस्ट करो कि मेरे ज़्यादा अटेम्प्ट करने से मार्क्स है, मतलब जो भी है बेंच मार्क 100, 105, 110 जो हम बोलते हैं वो क्रॉस हो रहा है, या एक्यूरेसी पे ज़्यादा मेरे मार्क्स बन रहे। तो फिर उसके ऊपर आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा मेथड आपको फॉलो करना है, या तो ज़्यादा अटेम्प्ट वाला या तो एक्यूरेसी वाला। ये ध्यान रखना, ठीक है। ये पता चलेगा कि आपको टेस्ट देने के बाद ही। मैं अपना बोल दूंगा मैं एक्यूरेसी पे ही जाता था, फिर आपको अप्लाई भी नहीं हो सकता है। तो ये यही है, अब इसीलिए इस टाइम पे मेहनत करो। आप अपना कौन सा मेथड आपको अप्लाई होता है वो आपको पता चलेगा, उस पर काम करो, ठीक है। हमने डिस्कस भी करा था हाँ ऑप्टिमाइजेशन या फिर हाँ वो है, क्योंकि ना ये सब्जेक्टिव है कि एक स्टैंडर्ड ये नहीं है कि प्रोसेस ऐसे ही क्वालिफाई होगा। कोई बोलेगा कि मैंने 100 टेस्ट लिखे थे मेंस के, तब मेरे मेंस के इतने आंसर ये आए, मार्क्स आया। अभी हमारे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट थे ना सर, वो 6th रैंक, उनका क्या नाम है, उन्होंने तो एक भी टेस्ट नहीं लिखा था प्रीलिम्स से पहले। इसका मतलब ये नहीं कि उनके अंदर वो जो भी स्किल था नहीं है, उनके अंदर वो स्किल थी, वो उन्होंने कंटेंट पे वर्क किया, उनका ऑर्गेनाइजेशन हो गया, प्रेजेंटेशन, स्पीड, राइटिंग स्किल, उनके पास वो इनबिल्ट होगा, शायद बाय बर्थ ही होगा, फिर उनको हेल्प मिला। आपको वही जानना है कि मेरे में क्या कमी है, तो इसीलिए टाइम पीरियड है 1 साल। तो पर्सनली मेरा, आप गलती पूछ रहे थे ना, पर्सनली मेरा गलती यही था कि मेरा थोड़ा सा हैंड राइटिंग में स्लो था, मतलब मेरा स्पीड नहीं होता था, मतलब इतना। तो मेरे ये 1-1.5 क्वेश्चन रह गए थे मेंस में, जो अभी मेरा इंटरव्यू दिया था, इसीलिए मेरे रिटर्न में मार्क्स कम आ गए। तो ये जानना है आपने। फिर और एक चीज़ है कि आजकल मार्केट में चलता है कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन, ये लिखना है वो, उस पर ध्यान दो, इतना रिलेवेंट नहीं है वो। मतलब ये नहीं कि उसमें बिल्कुल ही अवॉइड करना है, कि क्वेश्चन का कीवर्ड देखो आप। कुछ क्वेश्चन में क्रिटिकल एनालिसिस होता है, कुछ क्वेश्चन में कमेंट है, कुछ क्वेश्चन में इलॉबरेट, डिस्कस है, और डायरेक्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं। जिस क्वेश्चन में क्रिटिकली एनालिसिस है, कमेंट, इवैल्यूएट, उसमें आपको कंक्लूजन लिखना जरूरी है। कमेंट मतलब क्या होता है, पूरा आप बता रहे हो फॉर, अगेंस्ट, फिर लास्ट में कंक्लूड कर रहे हो। कमेंट का मतलब वही होता है, हाँ, व्यू। उस क्वेश्चन में कंक्लूजन लिखना कंपलसरी है। डायरेक्ट लिखा है आपको डिस्कस, इलैबोरेट, उसमें आप कंक्लूजन भी नहीं भी लिखोगे ना, या तो 1 लाइन में खत्म भी कर दोगे तो सफिशिएंट है, वहां पे नहीं है। तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि कोई टॉपर आके कुछ भी बोल रहा है आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। जब मैं भी अभी ये बोल रहा हूँ ना, एज सच एक्सेप्ट मत करो। जाके अपने आप को कि सोचो कि यार ये बोल रहे थे, क्लास में डिस्कस हुआ, ये अप्लाई होता है क्या, इसको कैसे, अपने आप का भी काम करना जरूरी है, तभी निकलेगा। नहीं तो फिर एज सच आप जो भी स्पून फीडिंग हो रहा है, कोई भी बता रहा है, डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लोगे ना, तो फिर आपको शायद वर्क नहीं कर रहा हो, फिर आप उसी ट्रैप में फंसोगे। वो जानना बहुत जरूरी है, ये देख लो। आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर कर सकते हो आप? हाँ, इंटरव्यू थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड ही था सब कुछ। मतलब मेरे जो शुक्ला सर का पैनल था, हिंदी था। हाँ हिंदी था, मतलब अच्छा ओके, हिंदी था। मतलब मेरा क्या हुआ ना, मेरे से वो भी गलती हुआ कि वो डैप भरना होता है प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद। फिर आया था, मुझे लगा यार मेंस क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू का और एक बार डैप आएगा, भर देते। मैं और मेरे दोस्त बैठे थे, मैंने बोला यार हिंदी चलो ठीक है, मतलब मैंने भर दिया, देखा जाएगा बाद में फिर से आएगा मेंस के बाद डैप भरने के लिए, तब इंग्लिश भरेंगे। फिर वो हिंदी ही रह गया। फिर मुझे वो उस पर भी मुझे काम करना पड़ा कि हिंदी में थोड़ा सा कैसे ये करना है वो, ठीक है। ये हो गया हिंदी में, मतलब जो मैंने गलती कर दिया था, लेकिन उसका कुछ इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ फाइनल इंटरव्यू में। लेकिन जैसे हम यूट्यूब पे देखते, कहीं पे जो इंटरव्यू देखते,
वो हमारे अंदर थोड़ा सा वो फियर क्रिएट हो ही जाता है। लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे बहुत ही मतलब जो आप अभी साल भर पढ़ते हो ना, वैसे मतलब एनालिटिकल क्वेश्चन पूछेंगे, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना क्या है, आप जो भी अभी नॉलेज गेन मतलब अभी एक्वायर किए हो उसको कैसे वहाँ पे यूज़ करके आंसर दे पाते हो, ऐसे क्वेश्चन ही होते हैं। मुझे जाते हुए मतलब यहाँ पे जैसे होता है कि राउंड टेबल कुछ मतलब 5 मेंबर बैठे हुए हैं, अंदर से आते हैं आप, इतने अच्छे से लाइटिंग है, सब कुछ है, कुछ पॉट वगैरह रखे हुए, बुक्स रखे हुए, वैसा कुछ नहीं था उधर। ऐसे ऐसे सर बैठे थे, चेयरमैन सर, इधर 2 लोग ऐसे बैठे हुए, उधर 2 लोग, मैं जाते हुए ढूंढ रहा हूँ कहाँ पे मेंबर। ये एक मेंबर वहीं पे वॉशरूम था उनका कैबिन में, ये एक तो अंदर गए हुए थे। फिर मैं जाके बैठा तो फिर अंदर से वो आया, मैं चेयरमैन सर से बात कर रहा हूँ, बीच में समोसा आ रहे हैं, पकौड़े आ रहे हैं, फिर मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ क्योंकि वो आके उनके सामने रख रहा था ना जो भी तो पर्सन था। फिर मुझे वो आई कांटेक्ट रखना था, वो दिख ही नहीं रहे थे। तो फिर मैं ऐसा बैठा था, यही ऐसा वाला ही चेयर था। फिर इधर एक बैठे थे मेंबर थे, वो भी ऐसे ऐसे मतलब उनका मतलब कहाँ से पता नहीं, वो ऐसा उनका हमेशा मतलब पैर हिलता रहता था, ऐसे ऐसे पैर हिला रहे, फिर हंस रहे, जस्ट ऐसे मतलब इधर बैठे थे, मैं ऐसा था बिल्कुल, ऐसे उनसे बात करना होता था। मतलब वो था ना कि मतलब रीऑर्गेनाइज नहीं किया था उन्होंने अपना कैबिन को। फिर चेयरमैन सर ऐसे बैठे हुए, चश्मा ऐसे नीचे करके ऐसे कुछ, फिर कोई रिस्पांस नहीं। 2 बार मैंने उनकी तरफ देखा था। फिर ऐसा था मतलब आपको उधर ये जो है ना, मतलब आपके जो कंट्रोल में नहीं है फैक्टर, उसके बारे में सोचना है ही नहीं है। कौन आ रहा है आप बोल तो नहीं सकते ना, सर डिस्टर्ब हो रहा है सर आप बैठो ये तो नहीं कर सकते ना, आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है, जो वो आंसर दे रहे हैं उनको अच्छे से प्रेजेंट करना। मतलब जो कंट्रोलेबल फैक्टर है ना, उसके ऊपर आप काम करो। ये कोई भी नहीं बोल सकता, वो तो फिर यार इतना एरोगेंट है कैसे, क्या वही बोलेंगे, मार्क्स कम आ जाएंगे। फिर चाय आ रहा है क्योंकि वो सुबह से बैठे हुए, वो चाय पियेंगे, उनको भी भूख लग रही है, फिर वो आएगा। और क्वेश्चन के बारे में बात है, क्वेश्चंस मुझे जाते ही पूछा कि एक स्टोरी सुना है सर ने, पता मुझे सब सुनाई नहीं भी दे रहा था। फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछा कि लाइफ में स्ट्रगल मतलब रिस्क लेना ज़रूरी है कि नहीं, एंट का स्टोरी सुना है, फिर मैंने आंसर दे दिया। फिर उसका एक सेकंड क्वेश्चन आया कि इलॉन मस्क पे आ गए वो। मुझे शायद ये लग रहा था कि वो थोड़ा सा मोबाइल में एक्टिव थे। मैं जाके जब घर मतलब रूम आके जब चेक किया तो इलॉन मस्क ने उसी दिन या सुबह या शाम को कुछ ट्वीट किया था। तो शायद वो ट्विटर या चेक कर रहे होंगे थे, शायद उसी के बेसिस पे उन्होंने क्वेश्चन फ्रेम या स्टोरी फ्रेम किया होगा, मुझे ऐसा लगता है। शायद किया भी होगा क्योंकि वो मोबाइल पे एक्टिव ही थे चेयरमैन। तो फिर ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि इंटरव्यू के टाइम में आपको मतलब आपके सराउंडिंग, ऐसा नहीं कि बुकिश नॉलेज ही चाहिए, मतलब क्या चल रहा है वर्ल्ड में भी, टेक्नोलॉजी हो गया, स्पेस के रिलेटेड, पॉलिटी के रिलेटेड, कहीं पे भी वो तो उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर ये फिर स्टेट के ऊपर क्वेश्चन आए मेरे, मतलब कर्नाटक का लोकायुक्त इतना स्ट्रांग क्यों है, फिर क्या कंट्रीब्यूशन रहा है मतलब डायनेस्टी का, जैसे कि मैसूर डायनेस्टी ने बहुत सारा कर्नाटक स्टेट डेवलपमेंट के लिए लैंड भी ये किया था, वो सारा उसके ऊपर थोड़ा अप्लाइड क्वेश्चन थे। फिर उसी दिन प्रीवियस डे बजट आया था, फिर बजट पे क्वेश्चन पूछा कि उन्होंने खुद डाटा मतलब क्लियर जो फैक्ट थे सब बताए कि डिफेंस के लिए इतना दिया, एग्रीकल्चर के लिए इतना है दिया, फिर एग्रीकल्चर के लिए इतना कम क्यों, डिफेंस के लिए ज़्यादा क्यों। ये देखो ये अप्लाइड क्वेश्चन थे, ताकि मैं सुबह सुबह जल्दी उठ के पूरा बजट पढ़ के गया था, लेकिन उससे तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा नहीं, वो अप्लाइड क्वेश्चन पूछे। मतलब ये आपको जानना है कि इंटरव्यू में आपको क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो तो आप मेंस में लिख के तो मतलब पढ़ के तो आए हो ना, फैक्ट्स हो गए, बेसिक जो भी आपका फंडामेंटल्स है, आपको वहाँ वो अप्लाइड पूछेंगे। जैसे कि आप टीवी डिबेट में या कहीं कोई डीएम को या कोई मिनिस्ट्री को जो रिपोर्टर क्वेश्चन करते हैं, वैसे क्वेश्चन आपको पूछते हैं कि आप क्या करोगे। फिर इस पे क्वेश्चन आए थे, ये गिग वर्कर्स पे क्वेश्चन आए थे, क्या इश्यूज़ है, क्या आप सजेस्ट करोगे, गिग वर्कर्स कौन होते हैं। फिर हॉबीज़ पे क्वेश्चन आ गए थे, मतलब मैंने मेंशन किया था हॉबीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, पास टाइम एक्टिविटीज़, ऐसे उन्होंने पूछा कि डिफरेंस बताओ क्या क्या है। फिर आपके कौन कौन से एक्टिविटीज़ आप कौन कौन से किस किस में रख सकते हो ये बताओ। फिर वो इतना मैं अच्छे से
आंसर नहीं कर पाया। फिर मैं था हिमाचल से, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है। मतलब क्वेश्चन देखो कैसा है, एक मुझे लगता है मैम शायद वो चंडीगढ़ से थे सर। फिर उन्होंने पूछा आप हाँ हिमाचल तो जाते हो, फिर आप फिर चंडीगढ़ ऐसे सोलन ऐसे जाते होंगे। मैं बोला यस मैम, वही बस से मैं वाया ऐसे ही जाता था। तो फिर हिमाचल और चंडीगढ़ और दिल्ली के फॉरेस्ट में क्या डिफरेंस है, कौन से सिटी में फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है, ये देखो। ये मैं भी नहीं सोचा था ऐसा क्वेश्चन फ्रेम होगा, क्योंकि मैं दिल्ली में रह रहा हूँ प्रिपरेशन, फिर वहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। तो फिर ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। मतलब आपका जो ओवरऑल पर्सनालिटी है ना, मतलब बचपन से यहाँ तक, उसका फायदा इंटरव्यू में होगा। आप ये भी डिपेंड करता है कि आप कितना डर रहे हो, कैसे आपको मतलब अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, मतलब कहीं एक नर्वसनेस तो नहीं आ रहा है, वो भी मैटर करता है। और एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया कि अकॉर्डिंग टू एज थोड़ा सा क्वेश्चन उनका ना, मतलब जो भी है अभी, मतलब यहाँ बैठ के हम बोलते हैं कि पैनल ऐसा है, वो है उधर, वो क्वेश्चन अलग ये करते हैं। लेकिन जितना भी मैंने स्क्रिप्ट ट्रांसक्रिप्ट पढ़ा है, मतलब जितना यंग जो वहाँ पे इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हैं ना, उनको उसी लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं। जितना ये ज़्यादा, तो फिर उनका थोड़ा सा क्वेश्चन का जो टफनेस है ना, लेवल बढ़ा देते हैं। मैंने ये ऑब्जर्व किया है। मेरा एक जूनियर था, एग्रीकल्चर के बैकग्राउंड से ही था, उसको बहुत सारे एग्रीकल्चर के बेसिक क्वेश्चन पूछे थे। उसको 175 या 80 मार्क्स दिए इंटरव्यू में। तो फिर ये भी मैटर करता है। तो फिर ऐसा नहीं कि यार मैं इतना छोटा हूँ, मतलब मुझे सब भी आना चाहिए इंटरव्यू में। जो यूट्यूब में आप देखते हो, जो भी टॉपर्स आंसर देते, वहाँ पे आपको बहुत सी आपका जो लेवल का नॉलेज है ना, उसी पे क्वेश्चन पूछते हैं। कुछ अपने स्टडी रूटीन के बारे में बताना चाहिए। अच्छा नहीं, उनका क्वेश्चन आप गुड इवनिंग। सर हमें प्रिपरेशन के साथ कौन से TCS एग्जाम्स में पर्टिकुलर कौन सी स्टेट के एग्जाम्स को टारगेट करना चाहिए? आप कौन से स्टेट से हो? दिल्ली से हो? अभी देखो यूपीपीएससी दे सकते हो आप, क्योंकि यूपीपीएससी का जो जीएस के 4 पेपर है ना, सेम यूपीएससी का कॉपी है। उन्होंने अभी इस पिछले साल से 2 पेपर ऐड कर दिया उनके स्टेट के उसमें 6th या 7th या 8th पेपर है उसमें, वो कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो फिर उसमें एथिक्स सब कवर होता है। यूपीएससी दे सकते हो, सॉरी यूपीपीएससी। उत्तराखंड ने भी सेम पैटर्न कर दिया यूपीएससी का पैटर्न, ऑप्शनल निकाल दिया, वही पैटर्न 2 पेपर उन्होंने स्टेट के ऐड कर दिया और बाकी 4 पेपर सेम पैटर्न है। फिर बिहार का तो नहीं है, सिलेबस चेंज है। तो फिर आप यूपीपीएससी उत्तराखंड फॉलो कर सकते हो। ये मतलब मुझे तो लगता है यूपीपीएससी बेस्ट है। यूपीपीएससी अभी तक इस साल थोड़ा सा इश्यू आया हुआ। पहले क्या होता था, एक हफ्ते बाद मतलब यूपीएससी के प्रीलिम्स के एक हफ्ते बाद उनका प्रीलिम्स होता था, यूपीएससी के एक हफ्ते मेंस बाद उनका मेंस होता था, लेकिन रिजल्ट यूपीएससी से पहले देते थे। इस साल पता नहीं क्या हो गया, मतलब थोड़ा प्रोटेस्ट और ये उसके वजह से अभी डिले हो गया। तो फिर वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी भी है, मतलब अदर स्टेट वाले, पंजाब के कुछ, एक साल पंजाब की एक लड़की ने टॉप किया था, इवन मतलब नीचे महाराष्ट्र, कर्नाटक के भी स्टूडेंट्स वहाँ पे क्वालिफाई हुए थे। तो फिर ऐसे स्टेट के पीसीएस आप प्रेफर कर सकते हो, दे सकते हो। आप क्वेश्चन क्या पूछे? अपने स्टडी रूटीन के बारे में कुछ बताओ। हाँ, स्टडी रूटीन देखो, मतलब अगेन ये ना कि टाइम टू टाइम चेंज मतलब करना पड़ता है आपको। मेरा ऐसा था कि बेसिकली मैं जब सुबह यही प्रेफर करता था कि सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ लूँ, फिर उसका जो भी मुझे लगे कि यार ये मेरे नोट्स में नहीं है, तो फिर जो भी आर्टिकल्स में आते थे उसका मैं शॉर्ट नोट्स बना देता था, वो एक होता था। और फिर मेंस की मतलब जो भी अपना जनरल जीएस की पेपर है, मतलब जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ता था। फिर थोड़े टाइम रात को, या तो जैसे कि प्रीलिम्स नज़दीक आ रहा है तो फिर सीसैट की, जब इतना माइंड फ्रेश नहीं रहता ना, फिर सीसैट की तैयारी रात को करता था। फिर ये देखो चेंज होता था, मतलब अभी मुझे याद नहीं है कि मैं स्टार्टिंग डेज में क्या मतलब स्टडी रूटीन फॉलो किया हूँ। मतलब आपको यही रखना है कि जब माइंड फ्रेश होता है तो जो टफ सब्जेक्ट है, जिनको मतलब थोड़ा सा कंसेप्ट ज़्यादा है, वो तो सुबह सुबह रखो। जैसे कि सीसैट, कुछ किसी का मतलब राइटिंग प्रैक्टिस करना हो, फिर वो शाम को कर सकते हो आप, जहाँ पे आपको नींद आ जाती है थोड़ा, ठीक है, तो ये कर सकते हो। अपना जो रूटीन है वो डिस्कस कर सकता हूँ। हाँ, ये एक्सपीरियंस ही कैन सजेस्ट यू थिंग्स बेटर। मुझे इवनिंग वर्क करने में ज़्यादा
अच्छा, पढ़ाई करने में। अच्छा मॉर्निंग में ज़्यादा हो। अच्छा, तो फिर रात को लेट सोते हो आप? हाँ ठीक है, मतलब आप जो भी प्रेफर कर सकते हो, लेकिन होता है ना कि उसको टेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। मतलब हमें, मतलब सबको, ये सबके साथ होता है। हमें लगता है कि यार हम कर तो रहे, मतलब पढ़ रहे। मैं बहुत सारे स्टूडेंट के साथ देखता हूँ कि इवन मैं भी स्टार्टिंग डेज में, कि कोई मतलब इतना गाइडेंस वगैरह नहीं होता था, हम बस पढ़ते थे, अरे इतना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है। लेकिन उसको टेस्ट करो, मतलब अपने पढ़ाई को ना थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करो। फॉर एग्जांपल अभी मैं इनके साथ डिस्कस कर रहा था कि मेंस की कैसे तैयारी करनी। कोई टॉपिक पढ़ लिया कि उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, फिर 10 मिनट दो कि लिखना स्टार्ट कर दो, प्रैक्टिस करो, हाँ इसके ऊपर मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करो खुद। मतलब थोड़ा सा आप पढ़ाई के मेथड या डाइवर्सिफाई कर दोगे ना दिन में ही, आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। या तो पूरे दिन में एक ही चीज़ पढ़ो, आप बोर हो जाओगे, या तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ो, फिर 1 घंटा फिर कोई टेस्ट सीरीज सॉल्व करो, फिर आधा घंटा उसी के ऊपर 2 टेस्ट, मतलब 2 क्वेश्चन लिखो। फिर आपको क्या हो जाएगा, वो पढ़ भी रहे हो, फिर पढ़ने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन करना भी आप साइमल्टेनियसली कर रहे हो। फिर माइंड को ना, फिर ओनली रीडिंग नहीं दे रहे हो आप, राइटिंग का भी उसको काम दे रहे हो, फिर थिंकिंग का भी काम दे रहे हो, तो फिर वो डाइवर्सिफाई हो जाता है। इसके बेसिस पे आपका फिर एफिशिएंसी बढ़ जाता है, फिर आउटपुट ज़्यादा आता है। तो ये कर सकते हो आप, ठीक है ना। मतलब सिंगल अप्रोच छोड़ के ये थोड़ा सा स्प्लिट कर सकते हो, डाइवर्सिफाई करो। और कुछ, मतलब और क्वेश्चन है, और कुछ पूछना है? अपनी गलतियों के बारे में बताना चाहूँगा। अच्छा, गलती तो नहीं सर, सही। गलतियों से सबसे ज़्यादा मैं जब स्टार्टिंग में आया था ना, मतलब यहाँ पे थोड़ा ये था कि जिस इंस्टीट्यूट से कोचिंग लेना चाह रहा था वहाँ पे सीट वगैरह नहीं मिले, तो फिर एक ऐसे इंस्टीट्यूट मिला, वहाँ पे ज्वाइन कर लिए। कोई ऐसे गाइडेंस के लिए नहीं होते थे, तो फिर वहाँ से इतना अच्छा मुझे ये नहीं मिला। बस 1-2 सब्जेक्ट के लिए अच्छा सा मुझे, मतलब ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के लिए थोड़ा सा अच्छा पढ़ा लिया था उन्होंने। फिर बाकी चीज़ों में इतना मुझे हेल्पफुल नहीं मिला। तो मैंने क्या किया, फिर उसके बाद खुद ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया। जब वो पढ़ाते थे वहाँ पे, मैंने इंस्टीट्यूट में ज्वाइन भी कर लिया था। मैं फोकस, मतलब मेरा फोकस यही था कि बस कंटेंट पढ़ते रहो। मतलब जो मैं अभी बोला था ना आपको, टेस्ट सीरीज दो, मतलब इम्प्लीमेंटेशन करना सीखो। मैं वो कहीं ना कहीं लैक कर रहा था, मैं वो प्रैक्टिस ही नहीं करता था। मेरे दिमाग में ये था कि वो होता है ना कि अच्छे से पढ़ेंगे, मतलब एकदम परफेक्शन, फिर एक बार टेस्ट देंगे, ये हो जाएगा। वो कभी आया ही नहीं। मतलब इतना बर्डन आ चुका था कि वो भी करंट अफेयर्स, ये करंट अफेयर्स, वो कंटेंट, मतलब मैं कंटेंट के पीछे भाग रहा था। नॉलेज तो गेन कर रहा था, ये नहीं कि मतलब जो चाहिए वो नहीं गेन कर रहा था। मतलब सब कुछ ये है, वो है, फिर PYQ कभी देखे ही नहीं, सिलेबस कभी देखा ही नहीं। बस ये था, जो पढ़ाते थे बस उसी के ऊपर फोकस कर रखते थे, फिर वो मगअप करना। अच्छा ये कंटेंट, जैसे कि हम एकेडमिक्स में करते हैं, अच्छा ये है, उसको पढ़ना है बस। कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, PYQ नहीं देखते थे, सिलेबस नहीं देखते थे, वो एक नहीं करना। फिर ये हो गया, फिर उसके वजह से प्रीलिम्स नहीं निकला। पढ़ते तो बहुत थे, मतलब मेहनत इतना, मतलब मैं इतना मेहनत करता था कि सुबह 7 या 8 बजे लाइब्रेरी गए तो फिर 12-1 बजे रात को आते थे। सोना 6 घंटे 5 घंटे, फिर उठ के मतलब फिर लाइब्रेरी। लेकिन जो चाहिए वो नहीं पढ़ाई करते थे। तो ये करो, मतलब चाहे आपको अभी भी ना 10-15 दिन चले जाए, PYQ एनालिसिस करो, प्रीलिम्स और मेंस के दोनों। फिर उसके ऊपर आप मतलब सिलेबस पे प्रायोरिटाइज करो कि कौन से एरिया से ज़्यादा इनका फोकस है। हर सब्जेक्ट में सारा कुछ पढ़ना नहीं होता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, सब कुछ आप पढ़ने चले जाओगे ना, फिर आप मतलब बहुत नॉलेजेबल तो बन जाओगे, लेकिन शायद क्या पता क्वालिफाई कर पाए, क्वालिफाई नहीं हो सकता है शायद। नॉलेज तो बहुत आ जाएगा। तो इसीलिए देखो, आप जो अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्टेड होते हैं ना, उनको बिठाओ, या तो 5-6 साल अटेम्प्ट के मतलब उनका क्वालिफाई बिठाओ, तो फिर वो नहीं बोल पाएंगे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में, चाहे वो फर्स्ट रैंकर भी हो उनका, या
जो ऑप्शनल है ना, ऑप्शनल या दूसरे सब्जेक्ट है जो एथिक्स है, वहाँ पे उनका कमांड होता है, क्योंकि उनका बैकग्राउंड वैसा ही होता है, तो फिर वो वही ऑप्शनल रख के वो क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन जो 6-7 साल बहुत गलतियां किए होते हैं ना, उनका जो यूपीएससी के लिए नहीं चाहिए ना, उसके ऊपर बहुत कमांड होता है, क्योंकि वो वहीं पढ़ रहे होते हैं कि जो चाहिए नहीं चाहिए ना, उसी पे ऊपर वो फोकस रखते हैं। तो फिर मेरी भी वही गलती थी, मतलब मैं PYQ एनालिसिस ही नहीं करते थे, तो फिर बस वही नॉलेज मतलब एक्वायर करते थे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन एप्लीकेशन नहीं था, तो फिर वो गलती हो गई। फिर 2 या 3 अटेम्प्ट हो गए, उसके बाद CSAT में इतना टफ कर दिया उन्होंने। फिर CSAT में प्रैक्टिस ही करता था लेकिन टेस्ट सीरीज नहीं देता था, लगता था हो जाएगा। फिर वो धीरे धीरे एक फियर आ गया मेरे अंदर कि CSAT ही नहीं हो रहा है, तो फिर 3 साल मेरा CSAT नहीं हुआ, तो फिर एक गलती थी, फिर इसके वजह से मेरे 6 अटेम्प्ट लग गए। वो है। फिर मैं आपको बोला था ना स्टार्टिंग में कि 2 साल या 1.5 साल ऐसे तैयारी करो, उसके बाद आप कुछ भी मतलब कर सकते हो, या प्राइवेट में या अपना जो पैशन है उसमें आप ये कर सकते हो, या करियर ये कर सकते हो। उसके बाद ऐसा नहीं कि 10-10, 8-8 घंटे डेली पढ़ना ही चाहिए। आपको ना यूपीएससी को जानना ही पड़ेगा कि मतलब मेरे अंदर क्या है, मैंने उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट किया है कि, और मैं अभी यूपीएससी क्रैक कर सकता हूँ कि नहीं, वो जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप ऐसे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम पढ़ रहे, तैयारी कर रहे, कुछ नहीं पता चलेगा। मतलब जो एक्सप्लोर करो, जैसे कि मेरा उत्तराखंड में, अभी मेरे दोस्त को अभी बोलता हूँ, मेरे अदर स्टेट के, वो महाराष्ट्र कर्नाटक से, वो बोलते हैं यार भाई कैसे, वो अभी मेरा दोस्त था, अभी वो अरुणाचल का फॉर्म भरने के लिए भी रेडी हो गया। मतलब होता क्या है ना, मतलब वो एक हम रेफरेंस पॉइंट रख देते यार, मैं कहाँ उत्तराखंड, हिमाचल, यूपी कहाँ, मैंने कुछ नहीं छोड़ा, जो मुझे लगता था कि ये मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ वो सब एग्जाम दे दिए थे मैंने। तो ये एक्सप्लोर करो, ये होगा। अच्छा, इनिशियली आप ये सोचते थे कि पहले परफेक्शन हो जाए उसके बाद? हाँ जी सर, वही गलती थी। क्या अभी भी परफेक्शन हो पाया? हाँ जी, कभी आ सकता है? नहीं सर, कभी नहीं आएगा। इस बार का ट्विस्टर क्वेश्चन आया था, कहाँ से आया? वेब सीरीज चल रहा है हॉलीवुड में, ट्विस्टर। वो टोर्नेडो आपने पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में कंसेप्ट है ना, ट्विस्टर का क्वेश्चन आया था। डेमोग्राफिक विंटर, वो तो चलो कंसेप्ट आया था, वर्ल्ड बैंक का कुछ रिपोर्ट था कि थोड़ा सा एजिंग पॉपुलेशन कम, मतलब ये हो रहा है, वो है। फिर पिछले साल जब मैं मेंस दिया था तब आया था पूर्वैया। PYQ एनालिसिस किया हो किसी ने? पूर्वैया जो लापता लेडीज, ये अभी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुआ था। फिर भोजपुरी के बहुत सारे फिल्मों में पूर्वैया के बारे में, उसका कल्चरल सिग्निफिकेंस, और उसके ऊपर बहुत सारे गाने बने। मतलब हाँ, मतलब ये भी जानना है, फिल्म भी देख रहे हो ना, कोई भी ज्योग्राफी से रिलेटेड है, वर्ल्ड वार से रिलेटेड है, या तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, इजराइल पैलेस्टाइन, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने। मतलब मुझे तो लगता है कि ये कहाँ से, कोई सिलेबस में नहीं है, कोई स्टैंडर्ड बुक में ट्विस्टर का नाम मेंशन है ही नहीं। आप ट्विस्टर इवन गूगल भी करो, वो भी कुछ अलग ही आंसर दे रहा है। तो लेकिन वो ज्योग्राफी का कंसेप्ट है, उसने फिर ट्विस्टर का लिंक कर दिया कि अटलांटिक ओशन में उसका क्या इम्पैक्ट है, कौन से फैक्टर से वो ये हो रहा है, मतलब करंट के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ये कुछ ऐसा क्वेश्चन था। तो फिर ये भी जानना, मतलब ये थोड़ा सा अवेयरनेस कब आती है, जब आप PYQ एनालिसिस करोगे। नहीं तो फिर बस बुक में पढ़ रहे हो जो भी है, तो फिर फायदा नहीं है। तो वो है। अच्छा, अभी सर का क्वेश्चन था कि परफेक्शन कभी नहीं आएगा। नहीं तो फिर 50% मार्क्स से फिर टॉपर क्यों बन रहे होते, फिर 99% से फिर टॉपर बनते यूपीएससी में। परफेक्शन कभी नहीं आएगा। फिर जो पिछले साल IPS बने, तो फिर इस साल वो लिस्ट में क्यों नहीं आए? पिछले साल किसी एक कैंडिडेट को 190, 195 मिल रहे इंटरव्यू में, फिर अगले अटेम्प्ट में उनको 140, 150 मिल रहे, तो फिर परफेक्शंस का कहीं मतलब है ही नहीं इधर। मतलब जिस साल आप कितना अवेयर हो, जो भी आपके पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, ज्योग्राफिकल जो भी एक्टिविटी चल रहे वर्ल्ड में, इंडिया में, आपके सराउंडिंग में, वही आपका एग्जाम है, वही आपका एग्जाम क्लियर करवा सकता है, बस ये है। और एक सजेशन है कि GS पे ज़्यादा, मतलब ठीक है GS ये थोड़ा सा ये है कि अनएक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चन ऐसे आ जाते। आपको मार्क्स कहीं गेन करना है ना, मास्टरी करना है, परफेक्शन बनाओ ऑप्शनल में।
दिलशाद बोल रहा है बस हो गया नहीं, एक बात है, लेट मी टेल यू, एवरी जितने भी बच्चे बैठे हैं ये सबसे ऑनेस्ट, ही इज बीइंग वेरी अटरली ऑनेस्ट। परफेक्शन ऑप्शनल बनाओ, फिर ऐसा मानो कि Generally, a lot of toppers when they are selected ना, they tend to have layers in front of them. ये एकदम honest है। वो है, तो फिर वही गलती करते हैं, मतलब ऑप्शनल को थोड़ा नेगलेक्ट कर देते हैं, फिर ज़्यादा फोकस करते हैं प्रीलिम्स पे। ऐसा मत करो, लिस्ट में आना है तो फिर मेंस में थोड़ा सा कमांड लाओ। ऑप्शनल ऐसा सोचो कि कैसे 310 या 315 से मुझे कम आ सकते हैं, उसको पढ़ो, डेली 2 घंटे दो ऑप्शनल में, वहीं पे आपका रैंक डिसाइड करेगा। हाँ जी, मतलब जीएस ये डिसाइड कर सकता है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता, वो कितना ऊपर होगा। हाँ जी सर, ऑप्शनल। जीएस शायद फेलियर डिसाइड करता है, ऑप्शनल सक्सेस डिसाइड करता है। Very well.